हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत सेकंड नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 जैव विविधता और उसका संरक्षण को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, धरती की असली ताकत उसकी जैव विविधता है, लेकिन आज ये जैव विविधता कई खतरों से जूझ रही है। तो इसलिए दुनिया भर में जैव विविधता को बचाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे जैव विविधता और उसके संरक्षण की। तो सबसे पहले चलो इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम कर लेते हैं जैव विविधता का इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण से लेकर। तो जो जैव विविधता है उसको बचाने के दो मुख्य तरीके हैं। एक हमारा इन सीटू संरक्षण, दूसरा हमारा एक्स सीटू संरक्षण। तो सबसे पहले हम इन सीटू संरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन सीटू संरक्षण जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना। तो इसमें जो इन सीटू संरक्षण होता है, इसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखा जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी हमारे इन सीटू संरक्षण के उदाहरण हो गए। तो ये तो हमारा इन सीटू संरक्षण हो गया। इसके बाद जो हमारा आता है दूसरा, वो हमारा आता है एक्स सीटू संरक्षण। तो एक्स सीटू संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित रखना। तो एक्स सीटू संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित रखा जाता है, जैसे कि चिड़ियाघर हो गए, बोटानिकल गार्डन हो गए, सीड बैंक हो गए, जीन बैंक हो गए। तो ये सभी हमारे एक्स सीटू संरक्षण हो गए। तो ये दोनों तरीके मिलकर हमें जैव विविधता को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो यही थे हमारे जैव विविधता का इन सीटो और एक्स सीटो संरक्षण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कृषकों और पशुधन नस्लों का संरक्षण। तो अब हम बात करते हैं कृषकों और पशुधन नस्लों का संरक्षण। तो पारंपरिक किसान और स्थानीय नस्लें जैव विविधता का आधार है। तो जो भारत के पारंपरिक किसान और पशुधन है, वे जैव विविधता के हमारी एक नींव माने जाते हैं। फसलों की स्थानीय किस्में और पशुधन जैसे गिर गाय, मुद्रा भेड़, कच्ची ऊँट का संरक्षण आवश्यक है। तो ये जो देसी फसल की किस्में और पालतू पशु है, ये सभी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। तो ये जो इनके कुछ पीछे कारण भी होते हैं, उन कारणों को देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला कारण आता है, ये स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होती है। बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। तो ये किस्में बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशील होती है। इसलिए किसानों और पशुधन की स्थानीय नस्लों का संरक्षण जरूरी है, ताकि आने वाले समय में भी हमारा कृषि तंत्र सुरक्षित रह सके। तो यही था हमारा कृषकों और पशुधन नस्लों का संरक्षण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो अब हम बात कर लेते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में। तो भारत सरकार ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम बनाया। तो इसका उद्देश्य रखा गया जैव संसाधनों का संरक्षण और उनका सतत उपयोग। तो इस विविधता अधिनियम के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु या इसके तहत कुछ मुख्य प्रावधान किए गए, उनको देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना। तो जो एनबीए है उसकी स्थापना की गई। राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनाई गई। विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण, वे सीधे भारतीय जैव संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकती थी। तो जो विदेशी कंपनियां थी उन पर नियंत्रण लगाया गया, ताकि वे भारतीय जैव संसाधनों का सीधा शोषण न कर सके। लाभ साझेदारी, संसाधनों से होने वाला लाभ स्थानीय समुदाय को मिलना चाहिए।
तो संसाधनों से जो भी लाभ होता था वो स्थानीय समुदाय के साथ साझा करने की व्यवस्था की गई और यह अधिनियम जैव संसाधनों की सुरक्षा और सतत उपयोग का आधार भी बना। तो यही था हमारा मुख्य प्रावधान कुछ जैव विविधता अधिनियम के। तो यही था हमारा जैव विविधता अधिनियम 2002। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता। तो अब हम देख लेते हैं हमें विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, हमें उसका संरक्षण करना ही क्यों है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जीवन और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि यही हमारे जीवन और पर्यावरण संतुलन की गारंटी है। तो इसलिए हमें इसके जो संरक्षण है वो करना चाहिए। इसके कारण है खाद्य सुरक्षा और औषधीय संसाधनों की उपलब्धता। तो खाद्य सुरक्षा बनी रहती है, औषधीय संसाधन भी मिलते हैं, जलवायु संतुलन और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। तो जो जलवायु संतुलन और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा है वो भी मिलती रहती है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रखना। तो आने वाली जो पीढ़ियां उनके लिए प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रहती है। तो स्टूडेंट अगर जैव विविधता खत्म हुई तो जीवन भी असुरक्षित हो जाएगा। तो यही था हमारे जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जैव विविधता का संरक्षण। तब हम बात कर लेते हैं जैव विविधता के संरक्षण के बारे में विभिन्न स्तरों पर। तो संरक्षण हमारा कई स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले सरकारी स्तरों पर, जिसमें कानून अधिनियम नीतियां बनाकर किया जाता है। दूसरा हमारा सामुदायिक स्तर पर, जिसमें स्थानीय लोगों का सहयोग, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। थर्ड आता है व्यक्तिगत स्तर पर, जिसमें पेड़ लगाना, जल और ऊर्जा का संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा करना। यानी कि जो संरक्षण है वो सिर्फ सरकार का काम ही नहीं है बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है। तो ये था हमारा जैव विविधता का संरक्षण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है, जहाँ प्राकृतिक रूप से वन्य जीव और पौधे संरक्षित रखे जाते हैं। तो राष्ट्रीय उदाहरण में पौधे और वन्य जीव प्राकृतिक रूप से संरक्षित रखे जाते हैं, जैसे कि जिम कार्बेट हमारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, काजीरंगा हो गया, गिर हो गया, कान्हा हो गया। ये सभी हमारे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के उदाहरण है। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर। तो दूसरे होते हैं हमारे अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, छोटे क्षेत्र जहाँ जानवरों का संरक्षण होता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य वे क्षेत्र होते हैं, वे छोटे क्षेत्र होते हैं जहाँ मुख्य रूप से जानवरों का संरक्षण मिलता है। उदाहरण के लिए आप जैसे देख सकते हैं भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य हो गया, पेरियार अभ्यारण्य हो गया। तो ये हमारे अभ्यारण्य के उदाहरण हो गए। तो यही था हमारा अभ्यारण्य। तो यही थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, जिसमें हमने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्राकृतिक भंडार को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी कि प्राकृतिक भंडार। तो बड़े संरक्षित क्षेत्र जहां मानव और प्रकृति का सहअस्तित्व हो। तो बड़े संरक्षित क्षेत्र जहां मानव और प्रकृति का सहअस्तित्व संभव हो उन्हें हम बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। तो इनमें हमारे 3 जोन होते हैं। एक हमारा कोर जोन जिसमें पूर्ण संरक्षण होता है, पूरी तरह संरक्षित होते हैं। दूसरा हमारा बफर जोन जिसमें सीमित मानव गतिविधियां होती है। थर्ड हमारा होता है ट्रांजिशन जोन जिसमें स्थानीय उपयोग और विकास होता है। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि नंदा देवी हो गया, नीलगिरी हो गया, सुंदरबन हो गया। तो ये क्षेत्र जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए साथ साथ शिक्षा और अनुसंधान का भी केंद्र है। तो ये तो हमारे प्राकृतिक भंडार हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आर्द्रभूमि को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्द्रभूमि के बारे में। जल से भरे क्षेत्र, झील, तालाब, दलदल, नदियों के डेल्टा। तो आर्द्रभूमि यानी कि ऐसे क्षेत्र जो पानी से भरे रहते हैं, जैसे कि झील हो गए, तालाब हो गए, दलदल हो गए, नदी हो गए, डेल्टा हो गए। तो चलिए अब हम आर्द्रभूमि का महत्व समझ लेते हैं। तो इनका महत्व यही है कि ये जल पक्षियों का आवास होता है, बाढ़ नियंत्रण से ये हमें रोकते हैं, भूजल रिचार्ज करने में ये हमारी सहायता करते हैं, पोषण चक्र को बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। तो भारत में कई आर्द्रभूमियां अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी चिल्का झील हो गई, हमारा केला और वो देवघाना हो गया। तो ये सभी हमारी आर्द्रभूमि हो गई। तो यही थे हमारे आर्द्रभूमि का महत्व, आर्द्रभूमि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जैव विविधता के सक्रिय स्थान। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी जैव विविधता है, उसके सक्रिय स्थान क्या है, उसके हॉटस्पॉट क्या है।
तो दुनिया के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ स्थानिक प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वे विलुप्ति के खतरे में है, तो इन्हें ही हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो भारत में 4 मुख्य हॉटस्पॉट है। पहला हमारा हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा उत्तर पूर्व में है जो, थर्ड हमारा इंडो मालय जो कि अंडमान निकोबार में है, फोर्थ हमारा पश्चिमी घाट। तो इन क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक है और ये विलुप्त होने के खतरे में है। तो यही भारत को जैव विविधता का खजाना बनाते हैं। तो यही थे हमारे जैव विविधता के सक्रिय स्थान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है IUCN लाल सूची। तो अब हम बात कर लेते हैं IUCN रेड लिस्ट के बारे में। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। तो हर साल सूची लाल सूची एक जारी करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN हर साल रेड लिस्ट जारी करती है। इसमें प्रजातियों को उनकी स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि विलुप्त हो गई, संकटग्रस्त हो गई, अति संकटग्रस्त हो गई, असुरक्षित हो गई। तो इन 4 तरीकों में जो प्रजाति है उनकी स्थिति के आधार पर उनको वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो भारत में कई प्रजातियां जैसे बाघ, एशियाई शेर, गंगा डॉल्फिन इस सूची में शामिल है। तो ये सभी हमारे रेड लिस्ट में IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है, यानी कि हमारे जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर है उसकी लाल सूची में ये हमारे कुछ प्रजातियां शामिल है। तो यही था हमारा IUCN लाल सूची। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एक छोटा सा सारांश। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम देखते हैं जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की नींव है और इसके संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं। तो जैव विविधता पृथ्वी पर हमारे लिए जीवन की नींव है और इसे बचाने के लिए हम कई उपाय करते हैं, जैसे कि इंसिटू और एक्सिटू संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, हॉटस्पॉट और कानूनी अधिनियम इसके मुख्य साधन है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IUCN जैसी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि जो संरक्षण है वो सिर्फ सरकार का नहीं है, हर नागरिक का कर्तव्य है। तो अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो धरती की जैव विविधता सुरक्षित रह सकती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा चैप्टर 14, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये PDF या नोट्स चाहिए होंगे तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये PDF या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 के बारे में, जिसमें हम सतत विकास और स्थिरता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।